नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में एक नया चैप्टर लेके आए हैं, कैलस कल्चर। कैलस कल्चर के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कैलस कल्चर क्या है, कैलस कल्चर की विशेषताएं क्या है, कैलस कल्चर किस प्रकार से बनाया जाता है, कैलस कल्चर की खोज किसने की थी, कैलस कल्चर से क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, उन सभी के बारे में आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल समय की यदि हम बात करें तो कैलस कल्चर के बारे में किसान जो हैं वो जानते नहीं थे, और भी जो भी कुछ लोग जो पौधे लगाते थे इत्यादि, वो कई प्रकार से पौधे को डायरेक्ट उखाड़ा और जैसे पौध के रूप में दूसरी जगह आरोपित कर देते थे, क्योंकि उस समय तकनीकी ज्ञान का अभाव था, किसान भी अनभिज्ञ थे। ऐसे ही जो पुराने ज़माने की जो फसलें हैं उनको उगाया करते थे, तो वो सब जो प्रोसेस थी वो पुराना अनभिज्ञता होने के कारण, लेकिन जो जो वैज्ञानिक युग आया और जो जो पढ़ाई का जो तकनीकी विकास होता गया और जो कृषि विभाग के द्वारा जो योजनाएं आती रही, तो उनका डेवलपमेंट लगातार बढ़ता रहा, लोगों में जागरूकता आई और लोगों ने सोचा कि क्यों न हम ऐसी फसलों का उत्पादन करें या ऐसी फसलों को उगाएं जिनकी वजह से हमारे को उत्पादन ज़्यादा और कम लागत में हमारे को अधिक मुनाफा मिले, और हमारी जो सब्जियां हैं वो बहुत ही कम समय में बाजार व मंडियों तक, कम संसाधनों के अभाव में भी हमारे को बहुत ही कम दामों पर और उचित मात्रा में हमारे को फसलें उगा करके और अपने को मुनाफा प्राप्त हो सके। तो इन सभी के बारे में जो तकनीकी ज्ञान विकसित हुआ, तो आगे तकनीकी विकास विकसित हो गया। तो इस प्रकार जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे कैलस कल्चर, तो उसके बारे में कैलस कल्चर क्या होता है। सबसे पहले हम यदि बात करें कैलस कल्चर क्या होता है, तो एक वैज्ञानिक था स्टीवार्ड और मिलर। स्टीवार्ड और मिलर दो वैज्ञानिक थे। उन दोनों वैज्ञानिकों ने गाजर पादप के ऊपर कार्य किया, और जो गाजर जो सब्जी के रूप में हम काम में लेते हैं, एक जड़िए है जो जड़ के जमीन के अंदर लगती है, डेकस कैरोटा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो सबसे पहले जो कैलस कल्चर के बारे में गाजर के ऊपर जो जिन दो वैज्ञानिकों ने कार्य किया, उन दोनों वैज्ञानिकों के नाम है स्टीवार्ड और मिलर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने गाजर के बारे में बताया कि गाजर का जो पार्ट है उसको एक यदि निश्चित पोष माध्यम पर स्थानांतरित किया जाए तो कुछ समय पश्चात उस निश्चित पोष माध्यम पर स्थानांतरित किए गए क्रतोतक से कोशिकाएं विभाजित होकर के अनेक प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है, और उस कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो कहने का मतलब है कैलस की परिभाषा क्या है, अर्थात पादपों के द्वारा जो क्रतोतक है उसको एक निश्चित पोष माध्यम पर स्थानांतरित करके और विभिन्न हार्मोन्स की वजह से और निश्चित पोष माध्यम पर रख करके, बेसल मीडियम पर रख करके, और जो उत्पाद तैयार किया जाता है कोशिकाओं के विभाजन के द्वारा जो कल्चर तैयार किया जाता है, उस कल्चर को हम किस नाम से जानते हैं, कैलस कल्चर के नाम से जानते हैं। कैलस कल्चर तैयार कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलस कल्चर की रिक्वायरमेंट्स, अर्थात इसकी जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है। रिक्वायरमेंट्स के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं और हार्मोन्स हैं, इसके अलावा कुछ हमारे को बीकर इत्यादि की जो आवश्यकताएं होती है, उन सभी के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम यदि बात करें तो कैलस कल्चर के लिए सबसे पहले हमारे को आवश्यकता होगी जो क्रतोतक, हम उसको बोलते हैं एक्सप्लांट, यानी कि जिस भी पादप का हमारे को कैलस कल्चर तैयार करना है तो उस पादप का कोई ना कोई हमें पार्ट चाहिए, और जो पार्ट हम उसको यूज में लेते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्रतोतक या एक्सप्लांट के नाम से जानते हैं। अब क्रतोतक या एक्सप्लांट होता क्या है, क्रतोतक या एक्सप्लांट पादप का वह भाग है जो कोशिकाओं के विभाजन करने की क्षमता प्राप्त और अपने समान ही एक नए पादप को उत्पन्न करने की जिसमें क्षमता हो, तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्लांट कहलाता है। एक्सप्लांट के रूप में हम लेते हैं जड़ लेते हैं, तना लेते हैं, पत्तियां लेते हैं, और कुछ जगह पर हम पुष्प को भी काम में लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्रतोतक जो लेते हैं, उसके बाद में क्रतोतक के बाद में हम लेंगे बेसल मीडियम। बेसल मीडियम को क्या बोलते हैं,
आधारिक जो माध्यम है, आधारिक माध्यम के बारे में कल हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। तो कृत्योतक हो गया, बेसल मीडियम हो गया, उसके बाद में हो गया बीकर, और उसके बाद में जो हो गया, उसके बाद में कुछ जो अन्य जो उपकरण हैं वो भी काम में आते हैं। तो इस प्रकार ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये इनकी उपस्थिति के बिना कैलस कल्चर संभव नहीं है। तो सब उसके बाद में हम इसके कैलस कल्चर का जो मेथड है अर्थात विधि के बारे में हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, जो पहला जो चरण होता है, सर्वप्रथम जैसे मान लीजिए हमारे को गाजर का कैलस कल्चर तैयार करना है। गाजर के बारे में बात करते हैं क्योंकि स्टीवार्ड और जो मिलर ने सबसे पहले गाजर में ही जो कैलस कल्चर जो बनाया था वो गाजर में ही किया था। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के जो बताए अनुसार जो हम बात करते हैं इसके मेथड की, तो सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं, एक्सप्लांट के रूप में गाजर का जो जड़ लेते हैं उस काम में लेते हैं। इसको क्या करते हैं, हम चयन कर लेते हैं। चयन करने के पश्चात हम इसको निर्जमीकृत करते हैं। निर्जमीकृत करने के लिए हम एथिल अल्कोहल का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि कल मैंने बताया था कि ऑटोक्लेव का भी निर्जमीकृत करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले ये एक्स प्लांट का हमने चयन कर लिया। एक्स प्लांट के चयन में कुछ सावधानियां बरतनी है। एक्स प्लांट जो हो वो अच्छी तरह से साफ सुथरा और धुला हुआ होना चाहिए। इसके अलावा इसमें किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये रोग रहित एक्स प्लांट होना चाहिए। क्योंकि यदि एक्स प्लांट में यदि किसी प्रकार की यदि बीमारी आई तो इसमें क्या होगा कि जो कैलस कल्चर तैयार होगा और जो पादप तैयार होंगे उन सभी पादपों में बीमारियां आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक्स प्लांट जो होता है वो रोग रहित होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे, सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट हो गया। उसके बाद में बेसल माध्यम, जो हमने बेसल मीडियम लिया है, आधारिक माध्यम। आधारिक माध्यम क्या होता है, आधारिक माध्यम में कई प्रकार के तत्व मिले होते हैं, कई प्रकार के हार्मोन्स मिले होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें हार्मोन्स की, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो हार्मोन्स होता है वो होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन किस काम में आता है, पादपों की जो वृद्धि के लिए जो सहायक है वो क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है, उसका उत्पाद इसमें मिलाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सिन जो हार्मोन है वो भी मिलाया जाता है। इथाइलिन जो हार्मोन है वो, साइटोकाइनिन, ये सभी प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उनके उत्पाद जो हैं वो इसमें मिलाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ रासायनिक जो तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। इन सभी की उपस्थिति भी ज़रूरी है क्योंकि नाइट्रोजन के बिना पौधे की जो कोशिकाएं हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो ये जो इस प्रकार का जो तैयार जो मीडियम होता है आजकल बाज़ारों में भी मिल जाता है। बाज़ारों में जो मीडियम ये जो मिलता है, इस मीडियम को हम MS मीडियम के नाम से भी जानते हैं। MS मीडियम, कल मैंने इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया था कि मुरासुगे और स्पुग नामक दोनों वैज्ञानिकों ने इस MS मीडियम को तैयार किया था, इसलिए इन दोनों के नाम के ऊपर ही इसका MS मीडिया नाम रख दिया। तो सबसे पहले एक्स प्लांट को चयन करेंगे। एक्स प्लांट को चयन करने के पश्चात इसको जो माध्यम है बेसल मीडियम, उस बेसल मीडियम के माध्यम पर रखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि कठोर जो एक्स प्लांट यदि कठोर होगा तो वो बेसल माध्यम के ऊपरी सिरे पर व्यवस्थित होगा, क्योंकि जो इसका जो कठोर होगा तो वो तैर जाएगा, ऊपर रहेगा, जबकि यदि हल्का होगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो बेसल मीडियम में ये इसको स्थानांतरित करते हैं। अब कुछ समय पश्चात क्या होता है कि इसमें विभिन्न विधियां होती है, जैसे रासायनिक विधि भी होती है, एंजाइम्स भी होते हैं, एंजाइमेटिक जो मेथड होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम हैं वो इसमें क्रिया करते हैं। और छोटी छोटी जो एक्स जो प्लांट होता है, यानी कि जो कर्तोतक है, कर्तोतक के छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों की ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं क्या करती है, ये लगातार वृद्धि करती रहती है, क्योंकि इसमें अभी मैंने बताया था कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है। हार्मोन्स की यदि बात करें तो जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो ग्रोथ में सहायक होता है, बीजों के आकार भी बढ़ाने में सहायक होता है। बीज रहित
यदि हमारे को पादप चाहिए तो वो इसमें तैयार करने के लिए सहायक होता है। तो विभिन्न प्रकार के हार्मोन से तत्व जो मिले हुए हैं कोशिका विभाजन में ये सहायता करेंगे। और जब कोशिका विभाजन हो जाएगा तो कोशिका विभाजन के पश्चात ये क्या होगी, कोशिकाएं एक दूसरे से विभाजित होकर के और अलग अलग हो जाएगी और मीडियम के अंदर ही ये ग्रोथ करेगी। और उसके पश्चात हम देखेंगे कि जो अंतिम जो चरण है अर्थात तीसरा जो चरण है, तीसरे चरण में केलस का निर्माण हो जाएगा। अब इनकी ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं थी ये प्रत्येक कोशिका एक एक केलस का निर्माण कर लेगी, अर्थात प्रत्येक कोशिका में अपने समान पादप निर्मित करने की क्षमता होती है। और इस क्षमता को हम टोटिपोटेंसी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोशिकीय पूर्ण शक्तता। कोशिकीय पूर्ण शक्तता का मतलब होता है कि पौधे का कोई भी ऐसा भाग जो अपने समान ही नए पादप को निर्मित करने की क्षमता रखता हो उसको बोलते हैं सेल्यूलर टोटिपोटेंसी, यानी कि कोशिकीय पूर्ण शक्तता। तो इसके बारे में भी हेबरलैंड ने बताया था, स्टीवार्ड ने बताया था। तो ये जो इस प्रकार से ये जो केलस कल्चर है वो तैयार किया जाता है 3 चरणों में ये पूर्ण हुआ है। सबसे पहले एक्सप्लांट लेंगे, एक्सप्लांट के जो लिक्विड जो मीडियम है उस एक्सप्लांट को हम मीडियम के अंदर रख देंगे। यदि मीडियम हल्का होगा अंदर चला जाएगा तो कठोर होगा ऊपर रहेगा। इसके अलावा जो सेल, उसके बाद में ये जो कर्तोतक की जो कोशिकाएं हैं वो लगातार वृद्धि करेगी और वृद्धि करके क्लैंप, ये जो क्लैंप दिखा रखा है सेल क्लैंप्स बन जाएंगे। उसके बाद में ये जो कोशिकाएं हैं मीडियम में अत्यधिक वृद्धि करके और इसकी क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी और इस प्रकार ये केलस का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार केलस का निर्माण होता है। उसके बाद में ये केलस का निर्माण हो गया। अब हम बात करते हैं केलस की विशेषताएं। निर्माण के पश्चात हम बात करेंगे कि केलस की विशेषताएं क्या है। अब विशेषताओं की यदि हम बात करें तो कोई ना कोई जो अपने कोई भी चाहे वैज्ञानिकों के द्वारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की कुछ न कुछ विशेषताएं होती है। तो सबसे पहली जो विशेषताएं हैं केलस कल्चर हम काम में क्यों लेते हैं, तो सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है, अपने जैसे ही पौधे अर्थात एक समान रूप में पादप तैयार किए जाते हैं। तो एक समान पादप यानी कि इससे जो उत्पादित जो पौधे होंगे वो अपने समान ही पादप होंगे, समरूपी पादप इकट्ठे होंगे या समरूपी पादप निर्मित होंगे। तो ये पहली जो विशेषता हो गई वो समरूपी पादप। दूसरा जो होगा वो होगा पादपों का रंग भूरा हरा। पादपों का जो रंग होगा वो भूरा या हरा होगा। भूरा रंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें एंथोसायनिन तत्व पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण पादपों का जो रंग होता है या पुष्पों का जो रंग होता है वो भूरा होता है, जबकि हरा होता है वो क्लोरोप्लास्ट, या हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो पिगमेंट्स होते हैं उन पिगमेंट्स के कारण, वर्णकों के कारण इनका जो रंग होता है वो कैसा होता है, भूरा या हरा होता है। तीसरी यदि हम समानता की बात करें तो उच्च प्रजनन क्षमता। उच्च प्रजनन क्षमता का मतलब है कि पौधे जो होते हैं कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन करते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो पादप होते हैं वो कायिक जनन ही पूर्ण करते हैं। तो कायिक जनन जो पूर्ण करते हैं केलस संवर्धन के द्वारा जो उत्पादित जो पौधे हैं उनमें कायिक जनन की सर्वाधिक जो क्षमता पाई जाती है। तो हमने इसको एक विशेष नाम दे दिया उच्च प्रजनन क्षमता। इसके बाद में यदि हम चौथा जो इंपोर्टेंस की बात करें तो चौथी जो उपयोगिता या विशेषता है वो क्या है, उच्च पैदावार। अर्थात केलस जो कल्चर से जो तैयार जो पादप है या जो कोशिकाएं हैं उन पादपों की जो उत्पादन क्षमता होती है वो अन्य सामान्य पादपों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये क्या हो गया, उच्च पैदावार। और लास्ट जो पॉइंट है, लास्ट जो लाभ है या जो विशेषता है वो क्या है, निरोगी पौधे। अब प्रश्न ये उठता है कि निरोगी पौधे प्राप्त क्यों होंगे, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया था कि केलस कल्चर की जो प्रोसेस करते हैं उसमें एक्स प्लांट को हम निरोगी लेते हैं, निर्जमीकृत करते हैं
तो निर्जमीकृत करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का बाहरी तत्व या बाहरी पर्यावरण की इसमें कोई भी जो इंक्लूड नहीं होगा। इस कारण से जो भी पौधे इनसे निर्मित होंगे वो पौधे क्या होंगे, निरोगी पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमने आज कैलस कल्चर का अध्ययन किया है। कैलस कल्चर की जो उपयोगिताएं हैं एवं विशेषताएं हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। तो इस प्रकार ये जो कैलस कल्चर का जो चैप्टर है वो पूर्ण होता है। आगामी क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों सभी को धन्यवाद। ऑनलाइन क्लास लगातार लेते रहिए और किसी भी प्रकार की यदि असुविधा हो अध्ययन में, ऑनलाइन में किसी भी प्रकार की समस्या आए तो लगातार जिस क्लास का जो व्याख्याता है उसके मोबाइल नंबर आपको दिए हुए हैं, तो आप लगातार उनसे बात और संपर्क करके किसी भी प्रकार की समस्या है तो उससे अवगत हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।